मैं जानता हूँ कि बाकी की वीडियोस आजकल थोड़ी सी लेट है, तो मैं आप सबको बता दूं ना कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आप सबको एपिसोड में एक डब लाइक एक्सपीरियंस मिल सके, और मेरी मोस्टली बाकी की एपिसोड 18 मिनट प्लस है। इसका मतलब मैं इंतहाई ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तुम लोग वाकई में इतनी ही बेदर्दी से क्वांटिटी में वीडियोस चाहते हो, ऐसा करने से जल्दी वीडियो तो मिल ही जाएगी, मगर उसका वो मजा नहीं होगा। वरना क्वालिटी भी तो मैं आप सबकी खातिर ही दे रहा था, ताकि आप लोग बाकी को अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सके। अरे यार, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, काफी लोग मुझे वन पीस की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज 1 आवर की एपिसोड भी तुम लोगों को मिल जाएगी। और ये भी मत भूलना कि एपिसोड की रिक्वेस्ट आप लोगों ने की थी, तो प्लीज यार उसे सपोर्ट जरूर करना। अगर सपोर्ट हुई तो मैं बहुत स्पीड में वन पीस के एपिसोड डाला करूंगा, और तुम लोगों को गियर 5 का मजा भी दिलवा दूंगा। इसके साथ ही साथ मैंने एक और बाकी की तरह के एनिमे खोज निकाले हैं, जिसमें फाइटिंग ही फाइटिंग है। उसका नाम है बास्टर्ड, और वो भी एडिटिंग प्लस वॉइस ओवर दोनों की दोनों रेडी है। किसी भी वक्त मैं एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तो चलो यार, अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत एक खुशगवार सुबह से होती है, जहाँ पे सुबह के सूरज के निकलते सारे काट्सुमी गलियों में अपने कदम जमाते हुए बेसबॉल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि उसने टोकुगावा से बोला होता है, सर टोकुगावा, मुझे पिका से लड़ने की इजाजत दीजिएगा। हाँ, मुझे मालूम है कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ उसका खाना बनने के लिए। तो आगे से टोकुगावा से बोलने लगता है, ठीक है कात्सुमी, मगर पिका से लड़ने की भी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि तुम्हें 6 बजे पिका से लड़ना होगा सुबह सवेरे। दूसरी कंडीशन, इस बार पिका से लड़ने की जगह बेसबॉल स्टेडियम होगी। यूं ही कात्सुमी अब जो स्टेडियम में पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अपनी स्टेप मदर से होती है। उसकी स्टेप मदर यहाँ पे बोलती है, तुम्हारे फादर डोपो रोची ने मुझे आज बताया है कि तुम्हारा मैच है, इसी वजह से मैंने आज तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को इन्वाइट किया है। पर कात्सुमी उल्टा अपनी स्टेप मदर को गले लगाते हुए बोलने लगता है, मॉम, आपसे इम्पोर्टेंट कोई और हो भी सकता है क्या? ये सब सुनने के बाद कात्सुमी की स्टेप मदर की आंखों में आंसू बढ़ आते हैं। अपने बेटे से मिलने के बाद कात्सुमी की स्टेप मदर यहाँ से चली जाती है, और फिर उनके चले जाने के बाद यहाँ पे एक और औरत आती है, जो कि कात्सुमी की तरफ बड़ी होती है। और यही है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिसे कात्सुमी की स्टेप मदर ने इन्वाइट किया है। कात्सुमी उसकी तरफ जो अपनी नजरें दोहराता है, तो कात्सुमी के चेहरे पे एक मासूम बच्चे वाली लुक आने लगती है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये कात्सुमी की बर्थ मदर है, मतलब कि इसके जिस्म से कात्सुमी पैदा हुआ है। हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोपोरोची की फ्रेंड ने उसे अपने सर्कस में इनवाइट किया था। उधर ही टोपोरोची की नजर एक 5 साल के बच्चे पे पड़ी थी। उसकी फिजिकल एबिलिटी और टैलेंट को देखने के बाद टोपोरोची काफी ज्यादा इम्प्रेस और तंग सा रह गया था। पर सर्कस के दौरान उसी लड़के का फादर एक हादसे के कारण मारा गया, जिसके बाद से टोपोरोची और उसकी वाइफ ने उस लड़के की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली थी उसकी माँ से। टोपोरोची ने उस लड़के को अपना नाम दिया, और वो कात्सुमी अरोची खिलाने लगा। कहानी प्रेजेंट पे आती है। कात्सुमी अपनी बर्थ मदर को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। कात्सुमी की मदर कात्सुमी की मसल्स पे हाथ फेरते हुए बोलने लगती है, हो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है मेरा बेटा। पर कात्सुमी अपनी मदर के आगे ना सुनता, और वह फौरन से उससे भी जाके गले लगाता है। गले लगाते हुए बोलता है, मेरी मसल्स, मेरी ये बॉडी, ये आपने ही मुझे बख्शी है मेरी माँ। ये सब देख के उसकी एक्चुअल मदर की भी आंखों में आंसू बढ़ आते हैं, और वो काफी रोते हुए खुद को कोसते हुए बोलती है, कात्सुमी, तुम्हें पूरा हक हासिल है मुझसे नफरत करने का। तो आगे से कात्सुमी भी रोते हुए बोलने लगता है, हरगिज नहीं माँ, आपको ही पहली मेरी मदर खिलाने का हक है। यहाँ तक ये देख के टोकुगावा की भी आंखों में आंसू बढ़ आते हैं। कात्सुमी अपने कपड़े बदल के जब हॉलवे से गुजरते हुए स्टेडियम की तरफ बढ़ा होता है, तो उस दौरान कात्सुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसके पास 2 माओ का प्यार है। पर गुजरते गुजरते वो रास्ते में बाकी को काफी ज्यादा गिठी पिटी हालत में पाता है। मैं पहले ही बता दूं, बाकी अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके टी-रेक्स से लड़ के आया है। बाकी उसे देख के, उसे लड़ने के लिए जाता देख के काफी जेलस फील कर रहा होता है, और वो यहाँ पे बोलने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझसे पहले तुम लड़ोगे पिकल से। कात्सुमी आगे बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते वो कहता है कि मैं ही होना चाहिए था। कुछ कदम आगे लेने के बाद वो रास्ते में डोपो अरोची को पाता है। वो एक फाइटिंग स्टैंस में होता है, और अपने बेटे को ये बताना चाह रहा होता है, अपनी मुसीबत मुझ पे ना थोपी, कहीं ऐसा ना हो कि माचिस के डब्बे में तू अस्पताल पहुंच जाए और तुझे बचाने मुझे आना पड़े। कात्सुमी फिर से आगे बढ़ने लगता है, और जाते जाते वो अपने फादर से भी बोलता है,
मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। और बस इसी में काट्सुमी जो ही स्टेडियम में अपने कदम ही रखता है कि तभी तभी वो अपने जिस्म में एक भारी सा शॉक वेव्स को महसूस कर पाता है। हवा का प्रेशर सीधा आके उसके जिस्म पे टूट रहा होता है। यहाँ पे हमें स्ट्रेट मिड एयर स्ट्राइक के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि जापानीज के कराटे आर्ट्स में सबसे बेसिक फंडामेंटल्स है। इससे अच्छे से प्रैक्टिस करने से तुम लोग एयर को झटका दे सकते हो। पर इस बार शिनशिनकाई डोजो के 55,000 मेंबर्स जो कि हाईली ट्रेंड है, वो सारे के सारे मिड एयर स्ट्राइक को पूरे दम से एक झटके में मार रहे हैं, जिसके कारण एक खतरनाक किस्म के शॉकवेव्स प्रोड्यूस होके काट्सुमी पे टूट आ रहे हैं। टोक्यो में शिनशिनकाई डोजो की 220 ब्रांचेस है, 55,000 मेंबर्स के समेत। ये सारे के सारे अपने लीडर को चेयर अप और इंस्पायर करने आया है। कात्सुमी उनकी पावर, उनके जज्बे को महसूस कर पाता है और उन्हीं लोगों के बीच में यहाँ तक लेट्सु और एम्परर काकू भी शामिल होते हैं। कात्सुमी जो कि पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, उससे मालूम होता है कि लीडर होने का मतलब क्या है। कात्सुमी उन सब की उम्मीदें अपने शोल्डर्स पे महसूस कर पाता है और बस एक ही इशारे से पूरे शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स उसे चेयर करना बंद करते हैं। यहीं से मैच की शुरुआत होती है। पिकल को जो स्टेडियम में छोड़ा जाता है, वो एक जंगली जानवर की तरह फौरन से सीधा कात्सुमी पे टूट पड़ता है बिना वह गवाए बगैर। और इससे पहले वो कात्सुमी के करीब या फिर उसे छू भी पाता, कात्सुमी एक साथ अपने 6-7 खतरनाक किस्म के वार पिकल पे एक साथ थोप डालता है। कात्सुमी का पहला वार उसके जां पे लगा होता है, दूसरा उसकी चेस्ट पे, तीसरा और चौथा रिब्स और ग्रोइन पे पड़ा होता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाई पे। ये सारी की सारी जगह इंसान की काफी ज्यादा वीक होती है, पर इन सब खतरनाक हमलों के बावजूद भी पिकल उन्हें झेलते हुए दोबारा से आगे हमले के लिए आता ही है कि कात्सुमी भी इधर उधर देखे बिना उसका अंडा फोड़ डालता है। सारे हमलों में से पिकल सिर्फ एक ही हमले से डैमेज लेता है, वो उसके अंडे पे वार करने के बाद। याद रखो कात्सुमी के हाथ इस कदर पावरफुल और शार्प है कि वो दीवार और पत्थर सब चीजों को तोड़ सकते हैं। तो हाँ यार, कात्सुमी ने इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करके मैन की सबसे वीक स्पॉट पे हमला किया, तो जाहिर सी बात है पिकल जैसा भी डैमेज लेता है। इसी सूरत-हाल से फायदा उठाते हुए कात्सुमी अपने फुल पावर से अपना गोडा उसके जां पे दोबारा से दे मारता है। उसकी पावर देख के तो टोकुगावा तो हैरान का हैरान रह जाता है और बाकी भी उसकी दाद देता है कि ये काफी कम वक्त में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ है। पिकल थोड़े ही वक्त में रिकवर कर जाता है और वो मुस्कुरा रहा होता है एक्साइटमेंट से, जिसके बाद पिकल काफी तेज से एक गंदी किस्म की लात मारता है। कात्सुमी बस बड़ी मुश्किलों से उसे देख पाता और बेली ब्लॉक ही करता है, पर इसके बावजूद भी पिकल के एक एक वार में इतनी बड़ी ताकत दसी पड़ी होती है कि ब्लॉक करने के बावजूद भी वो फौरन से कात्सुमी को उड़ा के पीछे फेंक दिया। और ये तो पिकल का सब पहला वार होता है। कात्सुमी को ऐसे लगने लगता है कि जैसे कि उसे ट्रक ने उड़ा के फेंका है। हालांकि कात्सुमी ने उसकी आधी ताकत को तो ब्लॉक किया है और आधी ने उड़ा के फेंका है, तो सोचो उसका एक पावरफुल वार कितना पावर रखता है। यहाँ पे पिकल के मुंह से अब पानी बहने लगता है, उसकी स्माइल खत्म हो जाती है, उसे भूख लग जाती है और वो कात्सुमी को अब खाएगा। हमें यहाँ पे बताया जाता है पिकल अपने से बड़ी चीजों का शिकार किया करता था, पर चाहे जरूर वो जितना मर्जी भूखा हो, जब तक वो दूसरी चीज उस पर हमला नहीं करती थी तब तक पिकल उसका शिकार नहीं करता था। अब जंगल में तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, लेकिन ये रूल पिकल ने अपने लिए बनाया था और इसमें वो काफी ज्यादा फख्र महसूस करता था। कहानी प्रेजेंट पे आती है। पिकल यहाँ पे अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। ये फाइटिंग स्टैंस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सबसे खतरनाक अपोनेंट्स के लिए लिया करता था। हाँ, वो ऐसे अपोनेंट जिनके साइज पहाड़ों जितने होते थे। पर आज पिकल भी हैरान है कि उसे अपने से छोटे जैसे दिखने वाले क्रीचर के लिए इतना पावरफुल स्टैंस लेना पड़ रहा है। उसका ये स्टैंस देख के टोकुगावा और बाकी दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि ये स्टैंस यूजिरो हानमा का भी इसी तरह होता है, पर इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के बाकी तो यहाँ पे कात्सुमी के लिए हैरान होता है कि ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल। लोग भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि पिकल सीरियस हो गया, अब कात्सुमी क्या करेगा। पर यहाँ पे आप देख पाते हैं उससे दूर होने के बजाय कात्सुमी उसकी तरफ कदम जमा रहा होता है। हाँ, पिकल का स्टैंस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके कारण वो डायनासोर्स को भी ग्रिप में लेके फाड़ डालता था। यहाँ पे कात्सुमी स्पीड पे रिलाई करते हुए इमेजिनेशन पावर का मसाला डालते हुए पिकल पे शॉक वेव्स वाला पंच मारता है। हाँ, वही पंच जो कि जेट इंजन जितनी स्पीड रखता होता है और पावर भी। इतने खतरनाक पंच के बाद पिकल को तो कुछ यूं लगने लगता है कि जैसे कि टी-रेक्स ने अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके अपनी दुम पिकल को जोर से मारी हो। इसके बाद जब शॉक बैरियर्स टूटती है, वो सबके रिएक्शन देखने लायक होते हैं मेरे भाई लोगों। इस हमले के बाद पिकल अपने घुटनों पे बैठ जाता है, पर इस हमले का एक नुकसान होता है और वो होता है कात्सुमी का अपना हाथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम देख पाते हैं इस पंच के बाद कात्सुमी का हाथ कुचल चुका होता है, और कात्सुमी को हम यहाँ पे मुस्कुराता हुआ देखते हैं। उसे काफी ज्यादा मजा और फख्र होता है।
पिकल बेचारा दर्द को सहते हुए कैसे ना कैसे करके कात्सुमी के खिलाफ दोबारा से खड़ा होता है। कात्सुमी दोबारा से मार्क स्पीड का इस्तेमाल करके इमेजिनेशन पावर के मसाले के साथ एक और लात उसके मुंह पे दे मारता है। इसके ठीक बाद इसी तरह का एक और अगला वार। पिकल भी यहाँ पे अब जमीन के बल गिर जाता है, पर ऐसा करते हुए कात्सुमी अपने दोनों हाथों को कुचल चुका होता है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टोकुगावा बाकी से पूछने लगता है, आगे अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक बताओ, क्या कात्सुमी जीत गया? कहानी कात्सुमी पे जाती है। उसके हाथ, उसके पैर, अब वो लड़ नहीं सकता। सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि काश पिकल दोबारा से अपने कदमों पे ना खड़ा हो। यहाँ पे आइंस्टाइन बोलने लगता है, कात्सुमी ने इन्हीं पंचेस का इस्तेमाल करके काफी बार शॉक बैरियर को तोड़ा है, जिस वजह से बदले में उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ी, अपने हाथों की और अपने पैरों की। इस सब के बावजूद भी ये भी काफी ना होता पिकल का काम तमाम करने का। पिकल अब यहाँ पे रिकवर होना भी शुरू हो गया होता है। ये लंबा वाकई में काफी ज्यादा हैरानकुन होता है। कात्सुमी ने पिकल पे वार किया है, पर कात्सुमी अपने घुटनों पे है। पिकल जिस पे हमला थोपा गया वो इस वक्त अपने कदमों पे है। आइंस्टाइन अब उन्हें साफ साफ अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता है। पिकल के जो पुराने राइवल डायनासोर थे उनका साइज पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा होता था। कात्सुमी उनके पैर जितना बराबर भी नहीं है। पिकल जिस तरह से इन हमलों को झेल के खड़ा हुआ है, ये चीज साफ साफ इस बात की गवाही देते हैं। पिकल के दौड़ के डायनासोर के हमले कात्सुमी के हमलों जैसे ही पावरफुल होते हैं, पर मसला यहाँ पे सिर्फ ये है, पिकल इन्हें बचपन से झेलता हुआ है, अब तो उसे आदत सी हो गई होगी। पिकल देखते देखते एक बार फिर से वो स्टैंस इख्तियार करता है जो कि उसने रेट्सू के खिलाफ किया होता है, जहाँ पे पिकल स्पीड पे रिलाई करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है। बद से बदतर तो कात्सुमी अभी भी अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। शिशिकाई डोजो के सारे मेंबर्स के चेहरों पे लुक हमें इस बात का साफ मतलब बता रही होती है। उन्हें लगने लगता है कि कात्सुमी हार चुका है। यहाँ तक एम्परर काकू और रेट्सू को भी यही लग रहा होता है। पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो कात्सुमी ने अभी तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। कात्सुमी तैयार होता है इन पंचेस में, इन मार्क पंचेस में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए। कात्सुमी यहाँ पे अपने पूरे जिस्म को एक विम की तरह इमेजिन करने लगता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। कात्सुमी ने अपनी सारी जिंदगी यही सोचा कि वो अपने मूव को कैसे पावरफुल करे कि वो जब हिट करे किसी को उसे काफी ज्यादा डैमेज हो। और ये कात्सुमी को यहाँ पे थोड़ा फनी लगता है क्योंकि इसका जो फाइनल मूव है वो हिट होना ही नहीं है, बल्कि विम की तरह हवा में सिर्फ एयर को झटका देना है। और ऐसा करते हुए वो पहले से भी बुरे तरीके से शॉक बैरियर को तोड़ता है, साउंड बैरियर को, और पिकल को उड़ा के फेंक डालता है, बिल्कुल एक विम की तरह। जब वो अपनी फुल स्पीड को अचीव करते हैं उसे हवा में वापस झटका दे के पीछे खींचो तो उस तरह सबसे खतरनाक शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यार कात्सुमी ने भी बिल्कुल इसी तरह एक खतरनाक किस्म का वार किया। और अब जो कात्सुमी ने पिकल पे वार किया वो मार्क स्पीड से कई गुना ज्यादा बढ़ के था। तो हम सबको पता है इस बार का हमला कात्सुमी का पिछली बार से ज्यादा पावरफुल था, तो इस बार तो उसने पूरे अपने हाथ को ही खो दिया। पिकल यहाँ पे बेहोश हो जाता है और इसी तरह कात्सुमी अपनी विक्ट्री हासिल कर लेता है। ये प्रूफ करता है जहाँ पे रेट्सू कामयाब ना हो सका वहाँ पे कात्सुमी उसका स्टूडेंट कामयाब हो गया। बाकी भी ये देख के बोलने लगता है, वाह गजब। कात्सुमी के मेंबर फिर से मिड एयर स्ट्राइक मार के कात्सुमी के नारे लगा रहे होते हैं। कात्सुमी उनके आगे अपना सर झुका के उनका शुक्रिया कह रहा होता है। सब कुछ एकदम जकास था, पर तभी पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है। हमें मालूम पड़ता है पिकल यहाँ पे बेहोश नहीं हुआ था बल्कि सो रहा होता है। वो अपने पास से पलट पड़ा होता है जहाँ पे सारे लोग एक तरफ खुशियां मना रहे होते हैं। आइंस्टाइन टोकुगावा और बाकी को यही एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये काफी नहीं होगा पिकल जैसे को हराने के लिए, वो सो रहा है मेरे भाई लोगों। आइंस्टाइन एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है पिकल को अपने रास्ते पे बहुत ज्यादा फख्र है। तो जैसे कि उसने कहा पिकल एक प्राउड वॉरियर है, तो अगर ये लड़ाई नेचर में हो रही होती, कात्सुमी जितना ज्यादा जख्मी है पिकल को तो उस पर हमला करने की जरूरत ही नहीं है। लड़ाई तो पिकल के लिए खत्म हो चुकी है। नेचुरल वर्ल्ड में किसी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता, तो उसका अपोनेंट इंतजार करेगा कि जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो जाता। हम देख पाते हैं पिकल यहाँ पे रो रहा होता है क्योंकि उसे कात्सुमी को खत्म करना पड़ेगा। ये देख के कात्सुमी सोचने लगता है, तो ये बात थी जो टोकुगावा ने मुझे बताई थी कि पिकल रोने लगता है। पिकल इससे रोता है क्योंकि उसे अपने अपोनेंट की जान लेनी पड़ेगी, जिस अपोनेंट से उसे लड़ते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कल बिल्कुल उनसे एक दोस्त जैसी फीलिंग लगता है जो कि उसे खतरनाक किस्म का बैटल देते हैं। नेचर के मुताबिक वो फिर भी उसका एनिमी होता है। पिकल को उसकी जान लेके उसे खाना होगा और क्योंकि उसे पेट भी तो अपना बढ़ना होता है। अरे यार पिकल को अपने लिए रोता देख के रेट्सू को काफी ज्यादा फख्र महसूस होने लगता है क्योंकि जब से धरती बनी है पिकल इंसानों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और पिकल कात्सुमी के लिए आंसू बहा रहा है। ये देख के कात्सुमी को काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। अब पिकल भी अपने कदमों पे जा खड़ा होता है। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।